अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 44 पे, जो कि बात करते हैं डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। यानी कि अगर आपको एक पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करवाना है कोर्ट के जरिए, तब कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पे आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। इसका ए पार्ट बोलते हैं दैट अ पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, इन विच केस द सूट में बी ब्रॉट एज वेल बाय द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द पार्टनर हु हैज बिकम अनसाउंड। यानी कि अगर सपोज ए बी सी की फर्म है और सी अनसाउंड हो जाता है, सी जो है वो अनसाउंड हो जाता है, इन दिस केस ए और बी जो है वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि अब आप जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसको डिसॉल्व कर दीजिए, बिकॉज हमारा एक पार्टनर जो है वो अनसाउंड माइंड का हो चुका है। ओके, कोर्ट फिर इसके बाद पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। बी देखते हैं दैट अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग हैज बिकम इन एनी वे परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। ए बी सी के पार्टनरशिप फर्म है और सी जो है उनको सपोज उनके हाथ पांव जो हैं वो चलने बंद हो गए बिकॉज ऑफ पैरालिसिस और सम ओल्ड एज प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ए और बी जो हैं वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म है इसको आप डिसॉल्व कर दीजिए। सी जो जिसको पैरालिसिस हो चुका है वो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता, ये राइट सिर्फ ए और बी के पास ही है। ओके, अब हम आते हैं इसके सी पार्ट पे दैट अ पार्टनर other than the partner suing is guilty of conduct which is likely to affect prejudicially the carrying on of the business। यानी कि सपोज ए बी और सी है, सी ने सपोज एक फ्रॉड कर दिया, बहुत ही खराब फ्रॉड किया है कंपनी के खिलाफ। अब ए और बी चाहते हैं कि जो फर्म है वो डिसॉल्व कर दी जाए बिकॉज वो सी के साथ अब कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ए और बी कोर्ट को अप्रोच कर देंगे एंड कोर्ट चाहे तो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देगी, लेकिन जो सी है जिसने फ्रॉड किए है वो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये हमारा सी पार्ट बोलता है। डी देखते हैं दैट अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग willfully or persistently commits the breach of agreements relating to the management of the affairs of the firm or the conduct of its business। यानी कि अगर सपोज बोर्ड मीटिंग्स हो रही हैं, पार्टनरशिप फर्म की मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें जो हमारा सी है वो आता ही नहीं है, अपने जो भी ड्यूटीज हैं रिगार्डिंग द पार्टनरशिप फर्म उसको वो निभा ही नहीं रहा है। इन दैट केस ए और बी जो है वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है इसको आप डिसॉल्व कर दीजिए। ई देखते हैं दैट अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग हैज इन एनी वे ट्रांसफर द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी। यानी कि वही सिंपल सी बात है कि ए बी और सी की फर्म है, डी ने अपना इंटरेस्ट भेज दिया है डी को। जैसे ही बी ने इंटरेस्ट डी को भेज दिया है, ए और सी कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है इसको आप डिसॉल्व कर दीजिए बिकॉज डी को हम एक पार्टनर के तौर पे नहीं देख सकते हैं एंड वी कैन नॉट वर्क विद डी। और इस केस में कोर्ट जो है वो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। एफ दैट द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन सेव एट अ लॉस। यानी कि बहुत बड़े बड़े लॉस हो चुके हैं फर्म को और अब सेंस ही नहीं बनता इस पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करने का। इन दैट केस एनी ऑफ द पार्टनर्स कैन अप्रोच द कोर्ट कि अब आप जो फर्म है इसको प्लीज डिसॉल्व कर दीजिए। ओके, ऑन एनी अदर ग्राउंड विच रेंडर्स इट जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द फर्म शुड बी डिसॉल्व्ड। अब यहाँ जो कोर्ट है हमारी उसको कोई और ग्राउंड लगता है जिसके बेसिस पे जो फर्म है उसको डिसॉल्व कर देना चाहिए, तो कोर्ट उस ग्राउंड पे भी डिसॉल्व कर सकता है। यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि कोई सेपरेट ग्राउंड अराइज हो चुका है, उसके बेसिस पे भी वो डिसॉल्व कर सकती है पार्टनरशिप फर्म अगर एप्लीकेशन लगाते हो आप कोर्ट में। तो 45 पे आते हैं अब हम लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन। अब सेक्शन 45 क्या बोलता है? ये एक सिंपल सी बात बोलता है कि इवन आफ्टर डिसोल्यूशन, जब डिसोल्यूशन अगर सपोज कोर्ट ने डिसोल्यूशन को बोल दिया कि हाथ से जो फर्म है डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा आपको
पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि जो फर्म है हमारी वो डिसॉल्व हो चुकी है। जब तक पब्लिक नोटिस आप नहीं दोगे तब तक जो फर्म है वो थर्ड पार्टीज को, जिसके क्लाइंट्स हैं, थर्ड पार्टीज हैं, उनके लिए वो लायबल होगी। और ये जो लाइबिलिटी है ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं दोगे। ओके, तो ये सिंपल सी बात सेक्शन 45 हमें बोलता है, बस हमको ये चीज समझनी है इसमें। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 46 पे। ये बात करते हैं राइट ऑफ पार्टनर्स टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन हो चुका है, कोर्ट ने डिसोल्यूशन जो है उसको परमिट कर दिया है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो भी एसेट्स वगैरह हैं फर्म के, या जो भी डेट्स वगैरह हैं जो फर्म को पे ऑफ करने हैं, उन सब की जांच होगी। और फिर ये पता लगेगा कि कितना फर्म को देना है, बाकी जो लोन्स वगैरह हैं कितने लोन्स देने हैं, और कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं। इस सब का कैलकुलेशन होगा। और उसके बाद कैलकुलेशन होने के बाद फर्म जो है अपने सारे के सारे डेट्स जो हैं उसको क्लियर करेगी, और उसके बाद जो भी पैसा बचेगा, जो भी एसेट्स बचेंगे, उसको आपस में वो बांट लेगी। लेकिन सिचुएशन अगर ऐसी है कि डेट्स बहुत सारे हैं, कंपनी फर्म के काफी सारे डेट्स हैं और एसेट्स उतने नहीं हैं जितने नेसेसरी हैं टू मीट दोस डेट्स। इस केस में आई टोल्ड यू बिफोर एज वेल कि जो भी पार्टनर्स हैं उनको पर्सनल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और अपना पर्सनल पैसा लगाना पड़ेगा जो भी फर्म के डेट्स हैं उनको मीट करने के लिए। ये जब हो जाएगा उसी के बाद माना जाएगा कि कंपनी अब वाइंड अप हो चुकी है। और जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी उसके बाद जो पार्टनर्स हैं उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है टूवर्ड्स द अदर थर्ड पार्टीज एंड एवरीवन। ओके, तो वाइंड अप होना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 47 के ऊपर। ये बात करता है कि जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाती तब तक पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे के लिए भी लायबल होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर डिसोल्यूशन तो हो चुका है लेकिन अभी भी जो इस पूरे प्रोसेस में लिटिगेशन एक्सपेंसेस आए हैं, जो लॉयर्स को मनी पे करने हैं, वो अभी भी पे नहीं हुए हैं। वो जब तक पे नहीं होंगे तब तक ये नहीं माना जाएगा कि कंपनी वाइंड अप हो चुकी है। तो कंपनी को फाइनल वाइंड अप कराने के लिए आपको जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लिटिगेशन वगैरह जो भी एक्सपेंसेस लगे हैं, वो पे ऑफ करने पड़ेंगे। सपोज 1 लाख रुपए का ए और बी की फर्म है, ये वाइंड अप कराने के प्रोसेस में डिसोल्यूशन हो चुका है इसका। अब 1 लाख रुपए का लीगल खर्चा आया है ये पूरे प्रोसेस में। अब यहाँ पे ए और बी जो हैं दे विल बी लायबल टू पे 50,000 ईच टू द लॉयर। तो जो लॉयर है हमारे सी जो हैं, इनको 50,000 रुपए ए और बी को देने पड़ेंगे। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 48 पे, जो कि बात करता है कि अगर जब फर्म डिसॉल्व कर रहे हो, आप फाइनली वाइंड अप कर रहे हो, उस टाइम पे जो कंपनी का पैसा है, जो कंपनी के एसेट्स हैं, वो आप उनको किस तरह से अप्लाई करोगे। इसका जो फर्स्ट ए जो पार्ट है वो ये बोलता है कि सबसे पहले तो जो लॉसेज हुए हैं उसकी भरपाई कंपनी करेगी प्रॉफिट से। तो यानी कि जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं, सपोज ए और बी की कंपनी, इसके कुछ प्रॉफिट्स हुए हैं, जो उनकी फर्म में कुछ प्रॉफिट्स हुए हैं, ये पहले इसको आप यूज करोगे टू पे ऑफ द डेट्स एंड लॉसेस। इसके बाद स्टिल अगर अभी भी लॉसेस बचे हुए हैं वो पे ऑफ करने हैं अभी भी। अब इसके बाद क्या होगा, जो कैपिटल है इस फर्म का, उस कैपिटल के थ्रू आप लॉसेस पे करोगे। सपोज ए ने 50,000 रुपए लगाए थे, बी ने 50,000 रुपए लगाए थे जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, तो जो कैपिटल दोनों ने लगाया है, अब प्रॉफिट्स के बाद ये कैपिटल यूज होगा। स्टिल अगर अभी भी डेट्स बाकी हैं, अभी भी लॉसेस पे ऑफ करने बाकी हैं, अब क्या होगा, ए और बी के जो पर्सनल एसेट्स हैं वो यूज होंगे। ए की कोई प्रॉपर्टी है या बी की कोई प्रॉपर्टी है, उसको बेचो एंड जो पैसा आएगा उससे आप लॉसेस को पे ऑफ करो। तो ए हमारा ये बोलता है। अब हम आते हैं बी के ऊपर, जो कि बात करता है एसेट्स ऑफ द फर्म के बारे में। यानी कि जो फर्म के एसेट्स हैं, मे बी मशीनरी होगी कुछ, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होंगी, कुछ भी, जो भी कंपनी के एसेट्स हैं, जो फर्म के एसेट्स हैं, उनको आप कैसे यूज करोगे, उसका भी ऑर्डर हमें दिया हुआ है बी के अंडर। सबसे पहले तो
उन एसेट्स को आप बेचोगे और जो भी डेट्स बचे हुए हैं, उनको पे ऑफ करोगे। थर्ड पार्टी से जो अपने पैसे उठाए हुए हैं उनको आप पे ऑफ करोगे एसेट्स को बेच के। सेकेंडली, अगर कोई रोजमर्रा के काम के लिए, सपोज ए और बी के पार्टनरशिप फर्म थी, इन्होंने, जो ए हैं हमारे, इन्होंने 50,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए थे फॉर डेली एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म। अब जो एसेट जब बिकेंगे उसके बाद जब आप डेट्स को पे ऑफ कर दोगे, देन यू विल पे ए ने जो डेली रोजमर्रा के लिए पैसे कंट्रीब्यूट किए थे उसकी भरपाई अब होगी टू ए। ओके, हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे इस चीज की बात नहीं कर रहा जो इन्हें शुरू में पैसे लगाए थे। इन्हें शुरू में 50,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाए थे, वो उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ मैं। जो रोजमर्रा के लिए इन्हें पैसे दिए हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो पहले पे ऑफ होंगे। थर्ड, इन पेइंग टू ईच अदर रेटिवली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। अब इसके बाद क्या होगा, जब अभी भी कुछ पैसा बचता है, तो दोनों दोनों जो पार्टनर्स हैं उनका जो कैपिटल अमाउंट है वो उनको वापस हो जाएगा। ए ने 50 लगाए थे, बी ने 50 लगाए थे, तो अभी जो पैसा है कैपिटल जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, अगर अभी भी पैसा बचता है तो उस पैसे में से इनको कैपिटल इनका वापस होगा। फोर्थ, द रेजिड्यू if any shall be divided among the partners in proportions in which they were entitled to share profits। अब अभी भी कुछ पैसा बच जाता है, स्टिल कुछ पैसा बच जाता है, तो ये जो पैसा है इनको आप दोनों पार्टनर्स में बांट दोगे। सपोज 50-50 दोनों के बीच में पार्टनरशिप, मतलब प्रॉफिट्स शेयर करने का एग्रीमेंट था 50-50, तो जो भी पैसा बचा है वो 50-50 ए और बी में बढ़ जाएगा। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 49 के ऊपर। इसको हम समझते हैं, ये बात करते हैं फर्म्स डेट एंड सेपरेट डेट्स के बारे में। सपोज ए बी सी की पार्टनरशिप फर्म है और इन्होंने डी को बोला था कि अभी जो रॉ मटेरियल है आप हमें सप्लाई कर दो और इसके बदले जो 1 लाख रुपए हमको आपको देने हैं वो हम आपको बाद में दे देंगे। ठीक है, डी ने इस प्रॉमिस के ऊपर 1 लाख रुपए का जो माल है वो ए बी सी को दे दिया, एंड नाउ ए बी एंड सी विल हैव टू पे ₹1 लाख टू डी। अभी ये ड्यू है, दिए नहीं है इन्होंने पैसे ये वाले। अब एक और सिचुएशन आती है जब ई एक पर्सन है, ई, इनसे भी कंपनी ने माल उठाया है 50,000 रुपए का, लेकिन उस टाइम कंपनी के पास पैसे नहीं थे। और क्या होता है कि जो सेपरेट पार्टनर है डी और बी जो है ना, बी बोलते हैं कि जो 50,000 रुपए है ये मैं पे आपको कर दूंगा। यहाँ पे बी ने खुद अपने बेसिस पे गारंटी ली थी। ओके, और जो ई है इन्होंने 50,000 रुपए का माल कंपनी को दे दिया। अब यहाँ पे बेसिकली फर्म का डेट कितना है, फर्म्स डेट इज 1 लाख और सेपरेट डेट ऑफ डी कितना है, सेपरेट डेट ऑफ बी इज 50,000। अब कंपनी के एसेट्स जो हैं डिसोल्यूशन के बाद जब कंपनी वाइंड अप हो रही थी, कंपनी के एसेट्स हैं सपोज 2 लाख रुपए के एसेट्स। अब इनको पहले बेचोगे जब आप, तो सबसे पहले आप जो फर्म का डेट है इसको पहले आप चुकाओगे, एंड फिर जो 1 लाख रुपए बच जाएगा उससे आप जो बी ने लिया था सेपरेट डेट कंपनी के लिए उसको पे ऑफ करोगे। तो सेक्शन 49 इसी ऑर्डर के बारे में बात करता है। ओके, अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 50 पे। ये बात करता है पर्सनल प्रॉफिट्स अर्नड आफ्टर डिसोल्यूशन। अब सपोज ए बी सी के बीच में पार्टनरशिप फर्म थी जिसको कोर्ट ऑर्डर के बाद डिसॉल्व कर दिया गया, अभी वाइंड अप नहीं हुई है कंपनी। अब क्या होता है कि बी ने अपना एक सेपरेट बिजनेस खोल लिया, बी ने खोल लिया जो कि कंफ्लिक्टिंग है। सपोज एबीसी का काम था कि टमाटर खरीद के बेचने का, बी ने, अभी कंपनी डिसॉल्व नहीं हुई है, इसी टाइम इसने सेम काम करना स्टार्ट कर दिया अपने बेसिस पे अकेले। अब यहाँ पे जो भी प्रॉफिट बी कमाएगा वो प्रॉफिट ए बी और सी के साथ उसको शेयर करना पड़ेगा, बिकॉज पार्टनरशिप अभी पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हुई है, अभी पूरी तरह वो वाइंड अप नहीं हुई है।
जब तक वो वाइंड अप नहीं होगी तब तक बी जो है वो कोई भी कंपीटिंग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, बिकॉज ए बी सी के बीच में पहले ही ये चीज एक एग्रीमेंट हुआ था कि कोई भी पार्टनर जो है फर्म के साथ कंपीटिंग बिजनेस नहीं चालू करेगा। ओके, तो ये हमारा सेक्शन 50 बोलता है कि पर्सनल प्रॉफिट जो है वो बी को शेयर करने पड़ेंगे कंपनी के फर्म के साथ। अब आप आते हैं इसके सेक्शन नंबर 51 पे। ये बात करता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन। एक सिंपल सी बात बोलता है कि अगर एक पार्टनर ने, सपोज ए बी सी के बीच में एक पार्टनरशिप फर्म थी और इसमें ये हुआ था, बी ने बोला था कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म में तभी एंटर करूंगा जब ये 10 साल तक चलेगी, और इसके लिए बी ने कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। ओके, अब जो फर्म है ये 5 इयर्स में ही डिसॉल्व हो जाती है, तो बी ने जो एक्स्ट्रा पैसे दिए थे इस भरोसे के ऊपर कि फर्म 10 साल तक चलेगी, जो बी ने एक्स्ट्रा पैसे दिए थे वो पैसे आपको बी को वापस करने पड़ेंगे, बिकॉज कंपनी 10 साल नहीं चली है, 5 साल में जो फर्म है वो हमारी डिसॉल्व हो गई है। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 52 के ऊपर, जो कि बात करता है राइट्स वेयर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड फॉर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। यानी कि सपोज ए बी और सी के बीच में पार्टनरशिप फर्म थी और सी ने कुछ फ्रॉड करके एक फ्रॉड किया था, उस फ्रॉड के बेसिस में वो पार्टनरशिप फर्म में आया था। इस फ्रॉड के बारे में उसने ए और बी को नहीं बताया था। ओके, अब आगे जाके ए और बी को इस चीज के बारे में पता लग जाता है। यहाँ पे ए और बी जो हैं वो कंपनी के एसेट्स को अपने पास रख लेते हैं और सी को बोलते हैं कि एसेट्स आपको तब तक हम नहीं देंगे जब तक आप हमारा कैपिटल वापस नहीं कर देते। सपोज ए और बी ने एक लाख रुपए ईच, ए ने 1 लाख, बी ने 1 लाख लगाए थे। वो सी को ये बोलते हैं कि जब तक कि 1 लाख रुपए हमको वापस नहीं हो जाते तब तक जो कंपनी के एसेट्स हैं, जो फर्म के एसेट्स हैं, ये हम आपको वापस नहीं करेंगे। ओके, तो ये राइट ऑफ लियन जो है, ये राइट ऑफ लियन जो है वो ए और बी के पास रहेगा, बिकॉज सी हैज प्लेड अ फ्रॉड ओवर हियर। ओके,